साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकाऊ के संबंध में। तो मैकाऊ क्या है? यह तोते के परिवार से संबंधित उनका एक सदस्य है। तो यह अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया था कि यह वन्यजीव तस्करी समूह के द्वारा इसकी तस्करी की जा रही थी, उसके वजह से यह चर्चा में आया था। तो यदि इसको देखें कि जो आपका जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3 है, उसके अंतर्गत जो संरक्षण वाला टॉपिक है, उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, इसके द्वारा एक वन्यजीव तस्करी समूह का खुलासा किया गया है। और ये तस्कर जो है बांग्लादेश से विदेशी तोतों अर्थात एक्जोटिक मैकाऊ की विभिन्न प्रजातियों को अवैध तरीके से कोलकाता ला रहे थे। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा मैकाऊ नामक जो पक्षी है, यह किससे संबंधित है, तो यह तोते से संबंधित है। आगे देखते हैं, जो ये जब्त किए गए ये जो पक्षियों की प्रजाति हैं, इनमें आपके हाइसिंथ मैकाऊ, पेस्केट पैरेट, सीवियर मैकाऊ और हैनस मैकाऊ जैसी दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी सम्मिलित हैं। और ये सभी जो पक्षियाँ हैं, इन सभी पक्षियों को सीमा शुल्क अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। और ये जो कानून हैं, इन कानूनों के तहत किए गए अपराध के लिए 7 साल तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी, नकली सामान तथा मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्य जीवों के व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े संगठित अपराध के रूप में शामिल किया जाता है। तथा अब यदि ये जो मैकाऊ है, इसके संरक्षण की स्थिति को देखें तो अवैध रूप से आयातित यह पक्षी, जो मैकाऊ पक्षी पकड़े गए हैं, तो यह पक्षी वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है, जिसको शॉर्ट में लोग साइट्स के नाम से जानते हैं, इसके प्रावधानों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत इसको संरक्षित किया गया है। तथा हाइसिंथ मैकाऊ को साइट्स की परिशिष्ट 1 जो अपेंडिक्स 1 है, इसके तहत सूचीबद्ध किया गया है। तथा साइट्स के तहत संरक्षण प्राप्त प्रजातियों का वैश्विक और घरेलू व्यापार प्रतिबंधित होता है। जो अपेंडिक्स 1 में होता है, उनका किसी भी प्रकार का व्यापार जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, प्रतिबंधित होता है। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनके व्यापार में जो है केवल ये जो जानवर या जो जीव हैं, इन्हीं का नहीं, केवल इन्हीं को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जंगली जानवरों से निर्मित सामान या इनके किसी अंग के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के व्यापार को प्रोहिबिट किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय के संबंध में। तो यह एक भारतीय खुफिया एजेंसी है और यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। इसके अलावा यह इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण जो इसके संबंध में तथ्य हमें याद करना है वह है कि यह जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। तो यदि पूछा जाए कि यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग साइट्स के संबंध में कर लें, जिसका पूरा नाम है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको शॉर्ट में लोग साइट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो साइट्स जो है यह वर्ष 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में साइट्स पर सहमति बनी थी। और यह जो समझौता है 1 जुलाई 1975 से लागू होता है। तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। और ध्यान रखिएगा, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि साइट्स के जहाँ पर यदि वाशिंगटन कन्वेंशन लिख दे तो भी उसका मतलब वही है जो साइट्स का मतलब है। तथा यह जीवों एवं उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। तथा यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देती है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध जीव व्यापार को नियंत्रित रखें। और ध्यान रखिएगा कि भारत भी इसका सदस्य है और भारत इसमें सम्मिलित कब होता है? 1976 में इसमें शामिल होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। और इसका जो प्रशासन है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा
देखा जाता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें, इसके संबंध में बात करें तो यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा साइट्स जो है यह उन राज्यों या देशों पर वैध रूप से आबादकर अर्थात लीगली बाइंडिंग है जो इसमें शामिल हुए हैं, मतलब जो इसके सदस्य हैं, हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उन पे ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन यह कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय विधियों, मतलब किसी देश के राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेती, बल्कि यह पक्षकार देशों अर्थात जो पार्टीज हैं उनको एक फ्रेमवर्क प्रदान करने का कार्य करती है कि आप इस फ्रेमवर्क के तहत अपने नियम कानूनों को बनाएं। इसके अलावा जिन प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित या विनियमित करने की ज़रूरत होती है उन्हें 3 अलग अलग स्तर की सूचियों में रखा जाता है, जिन्हें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3 कहा जाता है। अब थोड़ा सा इन तीनों अपेंडिक्स की बात कर लें तो जो अपेंडिक्स 1 है इसमें अपेंडिक्स 1 में कौन से आएंगे? तो उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में है, और इस श्रेणी में या अपेंडिक्स 1 में रखे गए प्रजातियों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, मतलब किसी भी प्रकार का इनका व्यापार नहीं हो सकता है। अब यदि अपेंडिक्स 2 की बात करें तो इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं है, लेकिन प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है, लेकिन विनियमन के साथ में। अब अपेंडिक्स 3 की बात करें तो इसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जा रही हैं, मतलब जो इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं उनमें से किसी एक के द्वारा संरक्षित की जाती है, तथा जिस देश के द्वारा संरक्षित की जा रही है वह देश किसी साइट सहयोगी, जो इसके साइट्स के जो पार्टीज हैं उससे व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मदद की मांग रखता है। तो ऐसे प्रजातियों को अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि अपेंडिक्स 3 की प्रजातियों को के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति तो होती है, लेकिन विनियमन के साथ। तो याद रखिएगा जो अपेंडिक्स 1 में होते हैं उनके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप फिगर देख सकते हैं, तो ये जो फिगर है आपका, अब प्रश्न उठता है कि यह फिगर है क्या? तो यह एक पेपर आधारित माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है फोल्डस्कोप। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो चलते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह पेपर आधारित माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप जो है, यदि इसको जीएस के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत देखेंगे तो यह प्रौद्योगिकी का जो स्वदेशीकरण है तथा जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सेक्शन है उसके अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं पेपर 3 में। अब कॉन्टेक्स्ट यह है कि माइक्रोस्कोपी जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत के डॉक्टरों की एक टीम जो है यह रोगों के नैदानिक परीक्षण में फोल्डस्कोप नामक वहनीय माइक्रोस्कोप का निर्माण तथा सत्यापन किया गया है, इनके द्वारा यह किया है। अब प्रश्न उठता है माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं होता है। अब हम लोग यह जो फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप है इसके बारे में और चीज़ें देख लें, तो यह जो फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप है यह एक वहनीय माइक्रोस्कोप है जिसे सरल घटकों जैसे कि कागज़ के शीट, लेंस, मोबाइल फ़ोन, गोंद आदि से बनाया जाता है। और फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप को फिर से इसके घटकों में पृथक किया जा सकता है, मतलब जिनसे मिलकर इनको बनाया जा रहा है उनको अलग अलग किया जा सकता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? फोल्डस्कोप रखा गया है। तथा फोल्डस्कोप में नमूने की तस्वीर जिसकी भी तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गोंद की बूंदों का उपयोग करके फोल्डस्कोप पर स्थापित किया जा सकता है। और इसे बनाने की लागत जो है वो 100 रुपये से भी कम है। तथा जिस भी नमूने की तस्वीर लेनी है तो नमूने की तस्वीरों को मोबाइल के जूम फंक्शन, जो आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें जूम फंक्शन होता है ना, कोई चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हैं, तो जूम फंक्शन का उपयोग करके उसको बड़ा किया जा सकता है तथा इसे मोबाइल मेमोरी कार्ड पर संग्रहित किया जा सकता है। अब यदि इसके सिग्निफिकेंस या इसके महत्व की बात करें तो यह इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह ले जाने में आसान अर्थात पोर्टेबल है तथा टिकाऊ है। और इसका उपयोग जो है मुंह संबंधी स्वास्थ्य जांच, मूत्रपथ के संक्रमण तथा लिस्मेनियासिस जो है या
सैंड फ्लाई के कारण प्रसारित होने वाला एक रोग है। इसके अलावा सिस्टोसोमियासिस, यह जो है एक प्रकार का रक्त संबंधी विकार है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी आदि के निदान में इसका उपयोग किया जा सकता है और इसे प्राथमिक निदान अर्थात प्राइमरी डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के अलावा इसका उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में फसलों तथा जानवरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे एक योजना है जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो यह जो योजना है इसको यदि आप देखें तो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर जो 2 है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका सामाजिक सशक्तिकरण, उससे ये संबंधित किया जा सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राजस्थान के पोखरण जिले में अपना कुम्हार सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो राजस्थान के पोखरण से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य जो है कुम्हारों को मजबूती प्रदान करना, उनको उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना और मृत प्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पोखरण में 80 कुम्हारों के परिवार को 80 इलेक्ट्रिक पॉटर चॉक हैं इनका वितरण किया है, जिनके ऐसे कुम्हार परिवार जिनके पास टेराकोटा उत्पादों की समृद्ध विरासत मौजूद है। तथा यदि पोखरण के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें तो पोखरण जो है यह एक आकांक्षात्मक जिलों जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो स्कीम चलाई गई है, जो योजना लाई गई है, उसके तहत यह एक आकांक्षात्मक जिलों में से एक है जिसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित किया गया। मतलब यह जो योजना है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, ये किसके द्वारा लाई गई थी, नीति आयोग के द्वारा। तथा इसके अलावा पोखरण में भारत के पहले भूमिगत परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में यहाँ पर कार्य किया गया है। अब थोड़ा सा और कुम्हार सशक्तिकरण यह जो योजना है या जो कार्यक्रम है इसके बारे में और कुछ तथ्यों को देखें तो यह देश के दूरस्थ स्थानों में अवस्थित कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक पहल है। ठीक है। और यह कार्यक्रम क्या है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, महाराष्ट्र है ये, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार सहित कई राज्यों में लागू किया गया है। तो कई राज्यों में तो लागू किया गया परंतु पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। तो यदि कथन के रूप में आ जाए कि यह योजना पूरे देश में लागू की गई, तो नहीं, पूरे देश में नहीं लागू की गई, अभी यह कुछ ही राज्यों में लागू की गई है। और इस कार्यक्रम में कुम्हारों को निम्न सहायता प्रदान की जाती है। कौन सी सहायता दी जाती है, जैसे कि इसमें उन्नत मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा नई तकनीक पॉटरी उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक चॉक उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा बाजार संपर्क तथा KVIC प्रदर्शनियों के माध्यम से इनको दृश्यता, मतलब इनके वस्तुओं को, इनके उत्पादों को प्रमोट करने का कार्य किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसके द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो यह जो आयोग है या जो संस्था है इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत यह एक सांविधिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1956 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दिल्ली से, ठीक है। इसका मुख्यालय एक बार किसी से परीक्षा में पूछा गया तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अर्थात MSME के अंतर्गत कार्य करता है। अब यदि इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना इसके मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लोन वुल्फ खतरे के संबंध में या द लोन वुल्फ थ्रेट के संबंध में। तो इस पे आने से पहले यह जान लें कि यह जो टॉपिक है आपका, जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत जो आंतरिक सुरक्षा वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझने से पहले इसका मतलब क्या है लोन वुल्फ का, इसको समझ लेते हैं।
तो लोन वुल्फ शब्द का उपयोग जो है ये अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी और मीडिया द्वारा किसी निर्देश व्यवस्था से अलग आतंकी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। निर्देश व्यवस्था से मतलब किसी ऑर्गेनाइज्ड जो समूह है, ठीक है, जो आतंकवादी समूह है या जो संगठन है, उनसे अलग कोई व्यक्ति, मतलब उनसे सीधे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, उनसे अलग कोई व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लोन वुल्फ शब्द का प्रयोग जो है अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया के द्वारा किया गया है या किया जाता है। तो इस परीक्षा में पूछ ले कि लोन वुल्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यह ऐसे आतंकी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रयोग किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठन से या आतंकी समूह से संबंधित डायरेक्टली नहीं होते हैं। तथा लोन वुल्फ या अकेला आतंकवादी वह होते हैं जो किसी भी आतंकी समूह की सहायता अथवा निर्देशों के बगैर अकेले हिंसक कृत्य करते हैं और ये किसी समूह की चरम विचारधारा तथा मान्यताओं से प्रभावित या प्रेरित हो सकते हैं तथा ऐसे समूह के समर्थन में आतंकी कार्य कर सकते हैं। मतलब किसी आतंकी गुट या जो चरमपंथी समूह है उसकी मान्यताओं से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार की वारदात को ये अंजाम देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया, यह कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हाल ही में लंदन के पश्चिम में स्थित रीडिंग कस्बे के एक पार्क में चाकू से हमला किया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। यह घटना ब्रिटेन में लोन वुल्फ के खतरे की चेतावनी है तथा नवंबर 2019 से देश में इस तरह की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इन्हें रोकने में चुनौतियां क्या हैं। तो आतंकवादी संगठन इस रणनीति का प्रयोग जो है उन देशों में हिंसा फैलाने के लिए करते हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था के कारण बड़े हमले करना असंभव होता है, जैसे आपका अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, तथा सुरक्षा एजेंसियों तथा खुफिया एजेंसियों द्वारा समन्वित आतंकी हमलों में अपराधियों का पता लगाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप होते हैं उनके संबंध में तो जो सुरक्षा एजेंसियाँ और खुफिया एजेंसी वो पता लगाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन लोन वुल्फ हमलों में चरमपंथी व्यक्ति अपने विश्वास तथा मान्यताओं को हिंसक कार्यों में तब्दील कर देते हैं और इसलिए उनका पता लगाना तथा उन्हें रोकना कठिन होता है क्योंकि ये किसी समूह से संबंधित नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके बारे में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आगे की राह क्या है इनको रोकने के लिए या जो समय की मांग है कि इन पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके। तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को कट्टरता के प्रति एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टरता तथा रेडिकलाइजेशन को मिल रहे कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए समुचित तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए तथा सरकार द्वारा विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ मिल करके गैर कट्टरता तथा डी रेडिकलाइजेशन संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने की भी आवश्यकता है। तो मतलब विभिन्न कदम उठाने चाहिए इसके संबंध में, तभी इस प्रकार के खतरों से निपटा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के संबंध में। तो यह जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो आपका कल्याण योजना है, सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित जो योजनाएं हैं इस सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम मनरेगा के आधार पर झारखंड सरकार जो है वो शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का विचार कर रही है। तो याद रखिएगा मनरेगा में क्या है, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए, और यह जो योजना लाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा यह आपकी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है तथा झारखंड सरकार की इस योजना के तहत शहरी श्रमिक कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, यह शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है। तो यदि कथन में आ जाए कि यह शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए तो नहीं, गलत हो जाएगा, यह शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है। तथा झारखंड सरकार की यह योजना अपने मूल उद्देश्य में भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या जिसको हम लोग मनरेगा कार्यक्रम कहते हैं उससे यह पूरी तरह विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि जो मनरेगा है वो ग्रामीण स्तर के या जो ग्रामीण परिवेश के जो श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक, उनके लिए कार्य करती है, जबकि यह जो योजना है झारखंड सरकार की यह शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है। और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक
योजना रखा जाएगा, जिसमें श्रमिक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, शहरी रोजगार मजूरी फॉर कामगार। तथा इस योजना एक चीज़ और याद रखिए, इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड जो है देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से झारखंड पहला ऐसा राज्य नहीं है जो इस प्रकार की योजना ला रहा है, बल्कि दूसरा है। तो पहला कौन है, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा, पहली इस प्रकार की योजना लाने वाला राज्य कौन था, केरल था, और दूसरा कौन है, झारखंड है। तो जो केरल में जो योजना चलाई गई उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल में अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, और केरल सरकार की यह योजना भी मनरेगा के ही समान है, किंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के स्थान पर शहरी गरीबों को लक्षित किया गया, जैसे जिस प्रकार से झारखंड सरकार की योजना है। तथा योजना में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है, ये जो केरल की योजना है, और योजना के कुल लाभार्थियों में से लगभग 50% महिलाएं होंगी, ऐसा प्रावधान किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता क्या है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो जिस प्रकार की कोविड-19 की महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें वैसे भी लोगों के रोजगार छिन गए हैं और बेरोजगारी की दर चरम पर पहुंच गई। तो इस वजह से इस प्रकार की योजनाएं जो है शहरी क्षेत्र में चलाए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में यह एक बहुप्रचलित धारणा है कि गरीब का मतलब ग्रामीण होता है, जो कि आंशिक रूप से भले ही सही हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से सही नहीं है। और इसी धारणा के कारण देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो काफ़ी योजनाएं बनाई गई हैं, किंतु शहरी क्षेत्रों को केंद्र में रखकर कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। ऐसे में जब भी कोई संकट आता है, जैसे अभी क्या है, कोविड-19 का खतरा है, तो जब भी कोई संकट आता है तो इसके कारण देश में जो शहरी आबादी है उसे सबसे अधिक इससे प्रभावित होना पड़ता है। मतलब इस प्रकार के संकटों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कौन होते हैं, वो आपके शहरी आबादी होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के संबंध में। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष आपका 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को आपका योग दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। तथा यदि प्रश्न हो कि हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या, तो हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय जो है वो विज्ञान की उस शाखा से जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग, जहाँ पे नौवहन परिवहन हो सकता है, तो नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इसमें आने वाली विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। तथा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के अभाव में जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए जो नेविगेशन है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तथा कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है यह मोनाको स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन IHO की पहल पर इसको मनाया जाता है, और यह दिवस प्रथम बार जो है 2006 में मनाया गया था। और 2020 जो इस वर्ष की जो थीम हुआ क्या है, वह है आपका स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। तो यह थीम याद रखिएगा। अब थोड़ी चर्चा ये है जो संगठन है जिसके पहल पर इसको मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन या इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको वर्ष 1921 में गठित किया गया, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कब इसकी स्थापना हुई थी, 1921 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मोनाको, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर स्थित है। और इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें 80 समुद्र तटवर्ती देश है। और सबसे खास बात जो हमें याद रखनी है वह क्या है कि भारत इसका सदस्य देश है। कई बार क्या पूछ लेता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत है या नहीं, तो याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का भारत जो है सदस्य है। अब थोड़ा सा चर्चा मोनाको के बारे में करें तो मोनाको जो है यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और इटली से सीमा साझा करता हुआ दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। तो पहला कौन सा है, तो पहला आपका वेटिकन सिटी है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका यूरोप का मैप है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। तो ये आप
देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका इटली है और ये आपका फ्रांस है, और यहीं पर जो है बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है मोनाको। तो इस प्रकार से इटली, फ्रांस और एक तरफ से आपका भूमध्य सागर से लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोनाको जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। कहाँ पर है? इटली और फ्रांस के बीच में है, और एक तरफ की इसकी सीमा जो है आपकी भूमध्य सागर से लगती है। अब जब हमने भूमध्य सागर की बात की है, तो चूँकि यह मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे दो द्वीप दिख रहे हैं, इसमें से जो छोटा वाला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोशिया। क्रोशिया आइलैंड है। यह फ्रांस के कब्जे में है, मतलब फ्रांस का इस पर आधिपत्य है। और जो दूसरा ये बड़ा वाला है इसका नाम है सार्डिनिया। क्या नाम है? सार्डिनिया आइलैंड है या सार्डिनिया द्वीप है, और इस पर आपका इटली का आधिपत्य है। ठीक है, और इनके मध्य में जो ये जगह खाली है, यहीं पर है आपका एक जलसंधि है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बोनीफाशियो। क्या नाम है? स्टेट ऑफ बोनीफाशियो है। और यह स्टेट ऑफ बोनीफाशियो जो है वो इधर आपका थेरियन सी है और इधर आपका ल्यूगेरियन सी है। यहाँ पर आपका ल्यूगेरियन सी है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, और आपका कोर्शिया आइलैंड और सार्डिनिया आइलैंड को अलग करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ल्यूगेरियन सी है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रख सकते हैं आप यहाँ पर कि यह जो इटली वाला पोर्शन है, इटली, यहीं पर एक आपकी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? एपिनीज पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? एपिनीज पर्वत श्रेणी। पूछा जाता है कई बार मिलाने के लिए। तो एपिनीज पर्वत श्रेणी जो है आपका इटली में है, और एक और है पेरिनीज पर्वत श्रेणी। तो पेरिनीज जो है वो आपका फ्रांस, इधर आपका फ्रांस है, और इधर आपका ये जो है ये कौन सा देश है? ये यहाँ पर आप देखेंगे तो मैप में स्पेन है, और ये फ्रांस। तो इसकी सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत श्रेणी उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका पेरिनीज। ठीक है, एपिनीज इटली में है, और आपका पेरिनीज कहाँ पर है? वो आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।